अच्छा, जिसके पोर्टल में कोई भी इशू आ रहा है वो मैनेजमेंट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ 4-5 लोग देखते हैं पोर्टल के इश्यूज। पोर्टल पे सिर्फ आपके लेक्चर शो हो रहे हैं सर, आकाश के नहीं। किसी के पास आकाश के लेक्चर शो हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं, तो देख लो क्या मसला है, एक दफा में सेट करवा दो उसको। अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में हमने मतलब पास पेपर्स में आज तक जितने सवाल आए सवाए लास्ट अटेम्प्ट के सारे देख लिए हैं। लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा इम्पेयरमेंट का रिवर्सल है, वो हमने देखना है। अभी देखिए इस टॉपिक पे जितने पास पेपर्स आए थे हमने देख लिए, 3 ही सवाल थे, तीनों देख लिए हमने। आज हम कवर करने जा रहे हैं, बाजी इस बिल्कुल खामोश है, पढ़ा रहा हूँ उस वक्त बिल्कुल बात नहीं किया करें, ठीक है। अच्छा जी, आज हम कवर करने जा रहे हैं जनाब एक छोटा सा एरिया है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, वो हमने कवर करना है। फिर हमने थ्योरेटिकल 2 कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, 2 थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं जो एग्जाम में हर अटेम्प्ट में एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने पास हेडिंग डालें जनाब, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर आज तक आईकैप के एग्जामिनर ने इम्पेयरमेंट के सवाल के साथ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को नहीं पूछा, क्योंकि ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। लेकिन लेटली किताब अपडेट हुई है, तो उस बंदे ने इस पे एक सवाल डाल दिया है, ठीक है जी। सवाल डाल दिया तो इसका मतलब है अब वो पूछ सकता है, ठीक है जी। और खामोशी से सवाल डाला है, बहुतों को तो ये पेपर के करीब आगे पता चलेगा कि ये चीज डल गई है, ठीक है जी। तो चूंकि मैं किताब रेगुलर बेस पर खुद भी देखता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आईकैप की किताब जरूर देखा करो कि एक चैप्टर सर ने कहा कि कंप्लीट हो गया, तो आया वो कंप्लीट हुआ भी है या नहीं, या कोई चीज सर ने छुड़वा दी है, ठीक है जी। कोई इंसान अक्ल कुल नहीं होता, ठीक है जी, परफेक्ट नहीं होता, मैं भी चीजें मिस कर सकता हूँ गलती से, या कोई ऐसा इंटेंशन होगा कि आगे जाके कवर करेंगे तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। आपका राइट है ये सवाल करने का कि ये चीज अभी तक कवर नहीं हुई, ये आपका राइट है, ठीक है। अच्छा जी सर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है क्या, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर सर, मैं एक एसेट खरीदता हूँ, IAS 16 मुझे ये कहता है, जिसको तुम पढ़ कर आ रहे हो इंट्रो में, कि एक एसेट को खरीदते वक्त जितने खर्चे उसके साथ हो रहे हैं ना, और वो जरूरी खर्चे, तो आप एसेट में उसको क्या करते हो, कैपिटलाइज कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने को प्लांट खरीदा जर्मनी से, यहाँ लेकर आया तो रस्ते का जो फ्रेट है, ठीक है जी, जो कस्टम ड्यूटीज हैं, ठीक है जी, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, ये सारे वो खर्चे जो पाकिस्तान तक इस प्लांट को लाने के लिए जरूरी खर्च करना है, आप लाजमी खर्च करना है, तो आपने इनको क्या करना है, एसेट के साथ साथ कैपिटलाइज करना है। अब गौर सुनना, मैं एक आसान एग्जांपल लेके चलता हूँ। सर मैंने एक एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, मैंने प्लांट खरीद लिया। प्लांट समझते हो, हमने प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट खरीद लिया फोकस बोर्ड पे, लिखेगा लिखेगा नहीं, कोई इधर उधर नहीं, जो सामान निकालना बैग से, हथियार जो निकालने निकाल के रख दो सामने, ठीक है ना। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद 25 मिनट उसकी प्रैक्टिस होती है। उसी 5 मिनट में अगर तुम एब्सेंट हो गए ना, दिमाग कहीं और होगा, तो फिर आगे 25 मिनट प्रैक्टिस करते रहो तो मैकेनिक्स तो सीख लोगे, लॉजिक समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो सर हमने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए, ठीक है जी, एसेट खरीदा और ला के हमने उसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल समझते, क्या किया, लगा दिया, उसको फंक्शन कर दिया, जमीन खोद के हमने उसको गाड़ भी दिया, उसके फिट कर दिया उसके अंदर। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी 20,000 रुपए की आई है, ठीक है जी, कितने की, 20,000 रुपए। अब हम सुकून से बैठ गए, हमने कहा जी 1,20,000 का पड़ गया एसेट, ठीक है जी। 2 दिन बाद हमें एक लेटर रिसीव होता है, और हम लेटर खोलते हैं, लेटर की पहली लाइन लिखी होती है, ये जमीन तुम्हारे बाप की है। हमने कहा यार इतना खतरनाक लेटर किसने लिख दिया, पता चलता जी कोई एनवायरमेंटल एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो ऐसे एसेट्स की इंस्टॉलेशन को इनकरेज नहीं करती। उन्होंने कहा जमीन तुम्हारे बाप की है, हमने कहा नहीं बाप की तो नहीं है, हमने एसेट लगाना था, जमीन में एसेट लगाने में तुम्हें क्या मसला है। उसने कहा नहीं मसला है, तुम ऐसे फजूल लोग हो कि 5 साल बाद ये एसेट निकालोगे और यहाँ से चले जाओगे, ये खड्डा ऐसे ही छोड़ दोगे, इससे जमीन खराब होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई रुको, हम जब जाएंगे ना आपकी ये जमीन रिस्टोर करके देंगे, हम क्या करके देंगे, रिस्टोर करके देंगे। उसने कहा अच्छा रिस्टोर करके दोगे, मैंने कहा बिल्कुल रिस्टोर करके देंगे। जिस दिन हम अपना ये एसेट वाइंड अप करेंगे, यहाँ से हम इस जगह को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। अच्छा, अब जहन में एक चीज आई कि ये रिस्टोरेशन होगी कब, हमने कहा जी एसेट की लाइफ कितनी है, एसेट की लाइफ के एंड पे रिस्टोर होगा, तो हमने एस्टिमेट किया कि एसेट की यूजफुल लाइफ से 5 साल है। कितने साल, 5 साल। और हमने एक इंजीनियर को बुलवाया, हमने कहा जी हमने एसेट जमीन में गाड़ा है
और ये देखें गालियों पर एक लेटर आया हुआ है, ये कह रहे हैं कि जी एसेट की जब लाइफ पूरी हो जाए तो उसको उखाड़ के ये सॉइल रिस्टोर करके देना। तो उससे कहा बिल्कुल हो जाएगा, 5 साल बाद करना होगा, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा, उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको निकालोगे तो हम क्या करेंगे, ये जगह सही करके दे देंगे। तो सर इस पे खर्चा आएगा, इंजीनियर कह रहे हैं जी 32,210 रुपए का। ये कब आएगा? 5 साल के बाद। ये आएगा 5 साल के बाद, ऐसा। अब देखो एक चीज सुनो, बहुत टेक्निकल बात मैं करने जा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हारे दिमाग में बैठे ही। मुझे एक बात बताओ, मैं एक पुलिस वाले से बहस कर रहा हूँ, ठीक है जी। पुलिस वाला मुझे कह रहा है जी आपका चालान कटेगा 500 रुपए का। क्या कटेगा? चालान कटेगा 500 रुपए का। मैंने कहा क्यों? उसने कहा आपने सिग्नल तोड़ा है। ये सिग्नल तोड़ना एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। क्या ये, क्या वर्ड यूज किया मैंने? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और ऑब्लिगेशन क्या है? आपने 500 रुपए पे करने, ऐसा। ये बात समझ आती? मैं कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा हूं, जज साहब कह रहे हैं जी आपने इस बंदे को हेरोइन बेची और ये फांक के बेहोश नहीं हुआ, ठीक है जी, आपने जाली हेरोइन बेची इसको, आपने 50,000 रुपए की पेनल्टी देनी है इसको। ये पेनल्टी क्या है? ऑब्लिगेशन। इसके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? गलत चीज बेचना, ऐसा। तो इसका मतलब है जो भी आप पैसे पे करते हो, ऑब्लिगेशन पे करते हो, उसका एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। ये बात समझ आती है? मुझे बताओ 32,210 रुपए जो मैंने पे करने हैं, इसका रीजन क्या है? इसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? वेरी गुड सर, एसेट को गाड़ देना ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। इसका मतलब है हमने एसेट जमीन में गाड़ा, 2 खर्चे हुए, एक इंस्टॉलेशन का जो अभी अभी पे करेंगे, और एक खर्चा होगा 5 साल बाद। किस चीज का? इसको उखाड़ने का और जगह सही करके देने का, ऐसा। तो इसका मतलब ये 32,210 रुपए का खर्चा जो आएगा, उसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट एसेट को इंस्टॉल करना है, ऐसा है नहीं। अब सर आइए 16 आपसे ये कहता है कि एसेट खरीदने के बाद उसको उसकी जगह तक लाने पे जो खर्चे हो वो आपने एसेट में कैपिटलाइज करने। हमने कहा जी हमने एसेट खरीदा, इंस्टॉल करने की वजह से 2 खर्चे आए, एक अभी आएगा, एक 5 साल के बाद आएगा। तो ये 5 साल के बाद जो खर्चा आएगा, आपको नहीं लगता कि ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? होगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन की वजह से तो ये गंद आ रही है। इंस्टॉलेशन की वजह से कुछ पैसे आज दे रहे हैं हम, कुछ कब देंगे हम? 5 साल के बाद देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, एसेट खरीद के इंस्टॉल करने की वजह से हमारी जेब से टोटल कितना पैसा जा रहा है? 1 लाख प्लस 20,000 और प्लस 32,210, ऐसा है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब एसेट में तीनों ऐड होने चाहिए। हमने कहा अच्छा। अब हम गए एक बैंक के पास, हमने कहा बैंक एक बात बताओ, अगर मुझे 5 साल बाद, गौर सुनना, तो मैं आराम से रट्टा भी लगवा सकता था, बेटा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो यहाँ घुसा दो। आपके लेवल पर लॉजिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में एक क्वेश्चन मार्क रहे, या तुमको मैं ऐसे पढ़ा दूं कि भाई ये यहाँ आता है, इसको यहाँ डालना है, और वहां आता है और वहां डालना है। तो पेपर में जब चीजें आती है ना, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना कॉन्सेप्ट्स में, तो फिर आप बोल्ड हो जाते। ठीक है जी, अगर वो ये कह देता जी ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ऑप्शनल है, तो मैं कहता ऑप्शनल है तो मैं क्यों खर्च करूं भाई, मुझे खर्च नहीं करना। कह रहे जी एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें जमीन को क्या करना चाहिए? रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन हमें लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता। तो ये याद रखो, जिस लायबिलिटी को, गौर से सुनना, आप कंट्रोल कर सकते हो ना, कि मैं पे करूं या ना करूं, वो लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है। जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस आउटफ्लो को, वो क्या है? वो लायबिलिटी है ही नहीं। ये पैसे देने हैं, ये हम अपनी मर्जी से देंगे, ये देने हैं भाई, गवर्नमेंट ने मांगे, गवर्नमेंट कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ये पैसे देने, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है इस पैसे को पे ना करने का, कुछ नहीं, ये देना ही देना है। अब मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे ना ये 32,210 रुपए 5 साल बाद देने, और मुझे अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि मैं चाहता हूं मैं आज ही आपके पास कुछ पैसे जमा करवा दूं, और ये 32,210 5 साल बाद पे ऑफ हो जाए, ऐसा है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं 32,210 5 साल बाद जाके पे करूंगा। मैं चाहता हूं इस लायबिलिटी को क्या करूं, आज ही खत्म कर दूं। कैसे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, जो बनती है वो बैंक में जमा करा दूं। ये क्या होगा, ये पैसे जमा हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे क्या होते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और कहां तक पहुंच जाएंगे? 32,210 तक।
अब बैंक ने मुझे कहा जी हमारा सूद का रेट है 10%, कितना? मैंने कहा यार इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 1 + 10% रेज़ टू द पावर कितना आता? वेरी गुड सर, यहाँ का जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट कितना? 20,000। अब जरा और तो सुनना, मैंने कहा जी मेरा ₹1,00,000 का खर्चा हुआ एसेट खरीदने पे, 20,000 रुपए का खर्चा हुआ एसेट इंस्टॉल करने पे जो मैंने अभी दिया, और एसेट इंस्टॉल करने की वजह से एक और खर्चा होगा कब? 5 साल बाद, जिसकी आज के टर्म्स में वैल्यू कितनी है? 20,000। स्टैंडर्ड कहता है जिस लायबिलिटी को बुक करो अपनी बुक्स में ना, उसको उस वैल्यू पे बुक करो कि अगर इसको आज हम पे करने जाएं, बाजी मोबाइल नहीं, मोबाइल बिल्कुल मोबाइल कैलकुलेटर, अच्छा सॉरी हुआ है ना, अम्मा है नहीं है, हैं? ये इजाद हुआ है, हरामखोर कह रहा डाउनलोड हुआ है, यहाँ देख लो यार कहाँ निकल गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता सर, 32,210 हमने पे कब करना है? याद रखना आज के बाद किसी भी लायबिलिटी को अगर आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है ना, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो? नहीं प्रेजेंट वैल्यू नहीं, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अगर आज मैं इसको सेटल करने जाऊं तो मुझे कितने पैसे देने पड़े, उस वैल्यू पे बुक करना है। अगर इसको आज मैं सेटल करने जाऊं तो कितने पैसे देने पड़े? 32,210 5 साल बाद पे करने, कि आज इसको मैं सेटल करने जाऊं तो 32,000 ही पे करने होंगे? नहीं सर, कितने? 20,000। इसका मतलब है सर हम डिसमेंटलिंग का प्रोविजन जो है उसकी हमेशा क्या निकाला करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाला करेंगे। ये 3 चीजें आ गई। अब कोई पूछे एसेट कितने का पड़ा, मैं कहूंगा जी एसेट मुझे पड़ा 1,40,000 का। अब सुनो सुनो सुनो, मैंने एंट्री क्या पास की वो देखना। ईयर 0 पे मैंने एंट्री पास की, पीपी डेबिट कितने से? वेरी गुड सर, 1,40,000 से। क्रेडिट क्या करूं? कैश तो मैंने पे किया है सिर्फ एसेट को खरीदने का और इंस्टॉलेशन, कितना? 1,20,000। बाकी 20,000 रुपए मैंने कैश पे नहीं किया। वो सर आप बैंक तो गए थे, आपने पे नहीं किया वहां पर? नहीं, मैंने सिर्फ पूछा कि सूद का रेट क्या है, अगर आज मैं पैसे जमा कराऊं तो कितना होगा, ये सब पूछा मैंने, पैसे वैसे जमा नहीं कराए। तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कितने की? 20,000 की। तो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन होता है, एक लायबिलिटी होती है, इनमें फर्क क्या होता है? लायबिलिटी में अमाउंट और पे करने का टाइम आपको पता होता है, और अगर अमाउंट और पे करने का टाइम आपको पता ना हो तो फिर हम ऐसी लायबिलिटी को क्या नाम देते हैं? प्रोविजन। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात नहीं हो रही है, ये प्रोविजन फॉर वारंटी, यानी मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्या आपको पता है कि एंड में वाकई 32,210 ही पे करने होंगे? नहीं सर, एस्टिमेट ऊपर नीचे हो सकता है। क्या वाकई आपको पता है कि 5 साल बाद ही पे करने? नहीं सर, एसेट की लाइफ बढ़ गई तो हम थोड़ी उखाड़ेंगे उसको 5 साल बाद। तो ये जो अमाउंट आ रही है 32,210, ये शायद 32,210 चौथे साल के एंड में पे हो सकती है, 5वें साल के एंड पे भी हो सकती है। हमारा बेहतर अंदाजा है कि कब पे होगी? 5 साल बाद। अब मुझे बताओ, मैंने एंट्री पास कर दी, बताओ मेरी बुक्स में पीपी नाम का एक एसेट आ गया और प्रोविजन नाम की एक लायबिलिटी भी आ गई। क्या आ गई? ये लायबिलिटी कब पे करनी है? कितनी पे करनी है? 32,000। लेकिन हमने रिकॉर्ड कितने पे किया इसको? 20,000 पे किया, पक्का? अच्छा जी, अब बताएं सर, हम एक पॉइंट और आगे गए, 1 साल गुजर गया, करते करते 1 साल गुजर गया। और जो सुनना, जब 1 साल गुजरा ना तो हमें इस पीपी को करना है डेप्रिशिएट। कैसे करें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5 से डिवाइड कर दें सर, सीधा सीधा। कितना? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना जी? 28,000। और अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी नाम दे दो उसको, ज्यादा जीरो लग गया। अब बताओ मेरे बच्चों, यहां तक कहानी होगी। इसके बाद मुझे याद आया, मेरी लायबिलिटी जो कि पहले 5 साल के फासले पे थी, अब 4 साल के फासले पे आ गई है। ऐसा है या नहीं है? अब कितने साल के फासले पे आ गई है? 4 साल के फासले पे आ गई है। मैंने कहा यार मुझे अपनी लायबिलिटी की सेहत दोबारा चेक करनी चाहिए कि वो कितनी हो चुकी है। 32,210। अब दोबारा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितने सालों पे? कितना आता है? 22,000। चेक करो, 22,000 आ रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर आपने इसको कितने पे रिकॉर्ड किया था? 20,000 रुपए। कितनी बढ़ गई है लायबिलिटी? 2,000। क्यों बढ़ी?
क्योंकि सर हमने आहिस्ता आहिस्ता 20 से कहां तक जाना है, 32 तक जाना है, ऐसा। तो मुझे बताओ मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिकॉर्ड कितने पे किया था, 20 पे किया था, अब कितने पे आ गई है सर ये आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में कहां तक चली जाएगी, 32 तक चली जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जी मेरे पास मेरी लायबिलिटी 2000 रुपए बढ़ गई। सर इसको मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा। पीएनएल डेबिट कितने से, 2000 से। प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 2000 से। अब सुनना, अब बताओ हर साल में क्या किया करूंगा, एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू को और आगे लेके जाता जाऊंगा। सर एक साल और भी दिखा दें क्या होगा, बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा। फिर हम बुक करेंगे डेप्रिसिएशन कितने से, कितना, 28,000, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, अलाउंस। फिर हमें ख्याल आया कि हमें अपनी लायबिलिटी की क्या निकालनी चाहिए, दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि अब हम लायबिलिटी के कितने करीब आ चुके हैं। पहले 5 साल के फासले पे थी, फिर 4 साल के फासले पे हो गई, अब तो बताओ मैं क्या करूं, दोबारा 32,210 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 3 कितना आ रही है, 24,200। अच्छा हमारी लायबिलिटी कितने पे थी लास्ट ईयर, कितना मजीद बढ़ गई, क्या करूं मैं, पीएनएल डेबिट कितने से 2200 और प्रोविजन क्रेडिट कितने से, बताएं सर ये बढ़ते 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 इवेंचुअली कहां तक जाएगी, 32,000 तक जाएगी। और 5वें साल के एंड पे हम क्या करेंगे, ये 32,000 पे ऑफ कर देंगे। बुलाएंगे मजदूर को, हम कहेंगे उखाड़ो इसको, और उखाड़ने के उसको कितने पैसे दे देंगे, 32,000, कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा। अब बताएं सर हमारे पास डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का हमने करना क्या है, हमने डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी की निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कितनी निकली सर, 32,210 की प्रेजेंट वैल्यू निकली 20,000। अब आहिस्ता आहिस्ता 20,000 को उठा के आहिस्ता आहिस्ता कहां तक लेकर आना है, 32,000 तक लेकर आना है। शुरू में हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे और प्रोविजन भी बुक कर लेंगे। एसेट की कॉस्ट में क्यों डालोगे, क्योंकि ये एसेट की इंस्टॉलेशन की वजह से इनकर हो रहा है। इंस्टॉलेशन की वजह से कुछ पैसे शुरू में देने और कुछ पैसे कब देने, एंड पे देने, तो हम उसको एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे और साथ में क्या क्रिएट कर देंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। फिर इस एसेट को डेप्रिशिएट करते जाएंगे, एसेट नीचे आता जाएगा, प्रोविजन ऊपर जाता जाएगा। एसेट 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 0, फुली डेप्रिशिएटेड। और लायबिलिटी 32,210 पे आ जाएगी और हम ये लायबिलिटी क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। पक्का, भेजे में बैठी बात। अब बताएं सर, 2 लड़कों में बहस चल रही है, और सुनना, ये बहस मैंने खुद सुनी है। 2 लड़कों में क्या बहस चल रही है, डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का, डिस्मेंटलिंग कॉस्ट का ना प्रोविजन बनता है, दूसरा कहता है नहीं 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 एसेट में ऐड होता है। ये क्या कह रहा है, डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का प्रोविजन बनता है, दूसरा क्या कह रहा है, दोनों गधे सही बात कर रहे हैं। डेबिट एसेट में जाता है उसका, और क्रेडिट किस में जाता है, प्रोविजन में जाता है। ठीक है जी, ये याद रखना, बाज़ औक़ात लोगों इंटरव्यू में कंफ्यूज कर होता है। हाँ जी, डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का प्रोविजन बनता है या एसेट में जाता है, भाई प्रोविजन बनता है और उसका डेबिट साइड कहाँ जाता है, एसेट में जाता है। अब मैं बहुत टेक्निकल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो जी। प्रोविजन, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि सर लायबिलिटी इतनी दूर पड़ रही थी कि अगर आज की टर्म्स में मैं देखूं तो बहुत थोड़े से पैसे देके मैं अपनी जान छुड़ा सकता। तो मैंने लायबिलिटी को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जो आज की वैल्यू, ठीक है, बाकी मैं अवॉइड कर सकता हूँ। कैसे, आज बैंक को दे खत्म 20,000 रुपए, वो खुद ही क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कितने में पहुंचा देगा इसको, 32,000। इसका मतलब है आपको 32,000 पे करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो 20,000 रुपए में अपनी जान छुड़ा सकते हो, ऐसा। तो सर मैं अपनी लायबिलिटी को बुक करूंगा हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे। व्हाट इफ द डिस्पेंडिंग लायबिलिटी 12 महीने के फासले से हो, 10 महीने के फासले से हो, तो मैं फिर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालूंगा। क्यों, 12 महीने से कम का पीरियड होता है तो हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते। हम कहते हैं कोई मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ना निकालें। लेकिन अगर कोई बंदा निकालना चाहे तो हम उसको मना नहीं करेंगे। स्टैंड कहता है 2 दिन के फासले से भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। लेकिन लाजमी कब हो जाता है, जब 12 महीने या उससे बियॉन्ड जाता है। ये लायबिलिटी कितने महीने आगे गई है, कितने साल आगे गई है, उस पर तो प्रेजेंट वैल्यू लाजमी निकालनी थी। पक्का कर लूंगा, मैंने उसको कॉपी करो, मैं कुछ सवाल आता आपको दे दूं। ऊपर देख के भी एक्शन कर लिया करें, हमें भी, आपको ऊपर ही देख रहा हूँ यार। जी बेटा।
इसलिए कि जो हमने एसेट की कॉस्ट में डाले वो भी डेप्रिशिएट हो जाएंगे। जो तुमने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया वो पोर्शन भी तो डेप्रिशिएट होगा, एक्सपेंस आउट होगा। तो ऐसा ऐसे ही बाकी को भी एक्सपेंस आउट करें ना साला साल बेसिस के ऊपर। बाकी का जो 20,000 और 32,000 का डिफरेंस है, एक साथ थोड़ी एक्सपेंस आउट किया मैंने, क्या किया उसको मैंने ऐसा ऐसा एक्सपेंस आउट किया। ठीक है जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो खर्चा है जो आपकी इंस्टॉलेशन की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि जब एसेट को आप निकाल रहे होंगे तो आपको पे करना है। एसेट के डिस्पोज होने नहीं, एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उसको डिसमेंटल करने में खर्चा आता है। मुझे बताओ किन इंडस्ट्रीज में खर्चा आता है, सोचो जरा। वही सर, वेरी गुड सर। ऑयल के जो रिग्स लगते हैं ना जमीन में, ऑयल कुएं जो खुदते हैं ना ऑयल के, वो फिर निकालने पड़ते हैं आपको जब वो कुआं सूख जाता है। और सबसे बड़ा खर्चा किस इंडस्ट्री में आता है सर? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो खंबे लग रहे होते हैं, ठीक है जी, ये खंबे लगने के साथ साथ इसकी जो है वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी जाती है, तो वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी। के इलेक्ट्रिक का खर्चा आता है, के इलेक्ट्रिक की भी अच्छी खासी कॉस्ट है, जो उन्होंने खंबे गाड़े हुए हैं और जमीन में जो है वो न्यूट्रल तार के लिए जो स्टील प्लेट्स लगाई हुई हैं, इनको वो इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी खर्चे आते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज से अफेक्ट होती है। यार 20,000 रुपये बैंक में जमा करा दूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि देखो, अगर मैं आज एलिमिनेट करना चाहूँ, एक टर्म होती है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर मैं इस लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करना चाहूँ ना, तो 20,000 रुपये दे के कर सकता हूँ। ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए मैं बैंक के पास गया कि इससे इस लायबिलिटी से आज जान छुड़ानी हो तो कितने देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक में 20,000 जमा करा दो, ग्रो अप टू 32,000 इवेंचुअली इन 5 years। आप ये पीएनएल लिख रहे हैं, मतलब किस नाम देख रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस। मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच जी यूसुफ यशवाल, सॉरी हैं। नहीं नहीं, सबको बोल रहा हूँ, अच्छे बच्चे माशाल्लाह। देखो, एक चीज होती है डिस्पोजल कॉस्ट, वो एक अलग चीज है। डिस्पोजल कॉस्ट एसेट को बेचने में जो खर्चा आ रहा है वो, ये डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है। ये एसेट को डिसमेंटल करके जमीन सही करके देने का हुआ है। जी मेरा बच्चा, ऊपर करो। अच्छा, कितने लोगों ने वर्ड सुना है गेम रिजर्व? है, सुना है कभी वर्ड? गेम रिजर्व वो होती है जो शिकार खेलने के लिए जगह सेट की जाती है ना जंगलात में। गवर्नमेंट जाके डिफरेंट कंपनीज को लाइसेंस देती है कि आप शिकार खेलने के लिए लोग बुलवाएं, आप उससे पैसे कमाएं। ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट चीजें इंस्टॉल करते हैं और पूरा वहां पर सेटअप लगाते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है जंगलात की हिफाजत भी करनी है हमने, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप ये पूरा सेटअप क्या करेंगे, उखाड़ के लेके जाएंगे। वहाँ कैंप्स भी लगे हुए होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, ये कहलाता है गेम रिजर्व। ठीक है जी। तो ये गेम रिजर्व्स भी जो कंपनीज सेट करती है ना, उनमें भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट का जो है वो हिसाब किताब होता है, उसका वो भी प्रोविजन बनाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, गेम रिजर्व सेट करने वाली कंपनीज हैं, और हमारे पास ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट ही है। डिस्पोजल कॉस्ट का मतलब होता है चीजें को बेचने पे जो खर्चा आ रहा है। अगर मैं लैपटॉप बेचूं तो उस पर खर्चा आएगा, वो डिसमेंटलिंग होगा या डिस्पोजल कॉस्ट होगी? डिस्पोजल कॉस्ट होगी। वो भी तुम्हारे लेवल पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एक ही टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनल में जाओगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एक और टाइप होती है। वो क्या होती है कि जो आपके प्लांट से गंद निकल रही होती है ना, टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं, उसको साफ भी करवाना होता है, वो हर साल इनकर होती है। उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का हम क्या करते हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। ये कौन सी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है जो किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है, और वो एंड में पे होगी उसकी लाइफ। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे अभी। न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लांट को भी डिसमेंटल कॉस्ट डिसमेंटल करना होता है ना। तो हमने कभी न्यूक्लियर प्लांट देखा, सुना है कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है जी, ना कभी यूज हुआ। न्यूक्लियर बम बनाने के बाद हमने उसको चलाने के लिए गाने बनाए, ठीक है जी, वो ज्यादा जरूरी था जी।
कॉस्ट टू सेल, अभी आगे यही हमने डिस्कस करना है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट का इम्पेयरमेंट से क्या ताल्लुक। अब जब तुम किसी को एसेट बेच रहे होगे, कुआं बेच रहे हो तेल का, तो उसको क्या ये बोलोगे कुआं ले लो, 5 साल बाद उखाड़ने का टाइम आएगा तो मुझे बुला लेना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो तुम कुएं के साथ ये लायबिलिटी भी बेचोगे। ठीक है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ देख लो। ठीक है, वीगो आएगी, हम कहेंगे हम मजाक कर रहे थे यार, मजाक नहीं कर सकते खैर है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद भाई, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, ऐसे है नहीं, अच्छे लोग हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर। क्या बाजी बनाएंगे? हो गया मेरे बच्चों, में कराऊं? डन। चलो जी, आए जरा, इसको मैं करवाने जा रहा हूं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले सर मैंने किया ये होगा कि एसेट की कॉस्ट मालूम की होगी, डिटरमिन की होगी। कॉस्ट में मेरे पास एक तो परचेज कॉस्ट है, कितने की? 2 लाख रुपए की। फिर मेरे पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 20,000। फिर मेरे पास सर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा किसकी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट की। डिसमेंटलिंग कॉस्ट है कितनी सर मेरे पास? 47,205 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 4, ऐसा ही है। क्या आ जाएगा सर मेरे पास? 30,000। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना? 30,000। सर मेरे पास एसेट आ गया कितने में? 2.5 लाख रुपए में। अब मैं सर इस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा ईयर 0 पे, पीपी डेबिट कितने पे? 2.5 लाख। सर कैश मेरे पास है कितना गया? 220। और मेरे पास सर प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने से? 30,000 से, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ईयर 1 पहले साल के एंड पे क्या होगा? मैं एसेट को करूंगा डेप्रिशिएट, करूंगा डेप्रिशिएट। कितने साल की लाइफ है? 4 साल की। तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होना चाहिए कोई 62,000 समथिंग, ऐसा 62,500 पक्का। अलाउंस क्रेडिट कितने से? 62,500। पहले साल के एंड पे ही मैं अपनी लाइबिलिटी को आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा, ऐसा। तो क्या करें, दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू दोबारा निकाल लो, और ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक्सपेंस बुक कर लो। कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना होता है ये? 3600। ऐसे भी कर सकते थे कि आप 47,205 की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इस दफा कितने सालों में? 3 सालों में। कितना निकलता है देखो, 33। इनिशियली हमने लायबिलिटी को बुक किया था किस पे? तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? 3600 रुपए से, ऐसा। तो हमने 3600 रुपए से पीएनएल डेबिट, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कह सकते हो, ठीक है जी। और प्रोविजन कितने से? पक्का अगले साल की भी एंट्री पास कर लोगे? ऐसे ही दोस्त बढ़ जाए स्टेप आगे। जी बच्चे, नहीं, अगले साल 30,000 प्लस 3600 का 12% करेंगे। अगले साल की भी एंट्रीज में बना देता हूँ, यहाँ देख लो।
मुझे बताओ मेरे पास ईयर 2 में क्या एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितने से, सर डेप्रिसिएशन अनचेंज रहेगा 62,500। अब मुझे याद है मेरी टोटल प्रोविजन की अमाउंट पहले कितनी थी 30, फिर बढ़ के कितनी हो गई 33,600। अब 33,600 पे हम 12% लगाएंगे। ठीक है जी, हम कहेंगे जी हमारी लायबिलिटी पहले 30 थी, फिर 3,600 बढ़ गई, अब इसका 12% कितना 4,000 पक्का। अच्छा अगली दफा क्या करेंगे हम, अगली दफा हम करेंगे ये कि जी हमारे पास इनिशियल लायबिलिटी थी 36,000 30,000, फिर 3,600 रुपए पहले साल के एंड पे आई, फिर 4,032 और आ गई, और फिर 12%। ठीक है जी, ऐसे करेंगे। अकल वाली बात करेंगे हम। ठीक है सुनो, मैं बात कर रहा हूं सर एसेट की फेयर वैल्यू की, एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। गौर से सुनना सर, एक बंदा आता है और वो मुझसे कहता है कि सर ये जो तेल का कुआं ये आप बेचोगे, ये तेल का कुआं आप बेचोगे। मैंने कहा बिल्कुल बेचेंगे। मैंने कहा तेल के कुएं की कैरिंग अमाउंट है 1,05,000 और इसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बना हुआ है 20,000। कितने का, ये प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे बना होगा। हाँ सर, एसेट की कैरिंग अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं, एक एसेट है इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 1,5, इसके अगेंस्ट एक प्रोविजन बना हुआ है किसका, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी का। बंदा आके कहता है कि सर ये एसेट मैं खरीदना चाह रहा हूँ, बताओ मैं सिर्फ एसेट बेचूंगा या साथ में लायबिलिटी भी से भी जान छुड़ाऊंगा। मैं ये तो नहीं करूंगा ना कि एसेट ले जाओ और 5 साल बाद मुझे बुला लेना, ये जो खड्डा होगा मैं बंद करके दे दूंगा। नहीं सर, जो बंदा आपसे एसेट खरीदेगा वो साथ में ये लायबिलिटी भी लेके जाएगा। ऐसा है या नहीं है भाई, तुम्हें घर बेच रहे हो ठीक है जी, और घर के अंदर तुमने जो है एक प्लांट लगाया हुआ है, एक सेटअप लगाया हुआ है, एक जगह पूरा जो है उसको यूज कर रहे हो तुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है जिसका ये घर होगा उससे डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करनी है। तो जिस बंदे को आप घर की मिल्कियत ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट की मिल्कियत ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, वो बंदा अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डिसमेंटलिंग के लिए। ऐसा है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जिस बंदे को एसेट बेचूंगा खाली एसेट बेचूंगा या साथ में अपनी एक जिम्मेदारी भी उसको दे दूंगा। अब और सुनना, उस बंदे को नहीं था पता कि प्रोविजन भी मौजूद है। उस बंदे ने कहा जी इस एसेट की फेयर वैल्यू है 1,70,000। कितनी 1,70,000। मिसाल के तौर पर एक बंदा आके एक एसेट की फेयर वैल्यू लगा के गया कितनी 1,70, कैरिंग अमाउंट कितना था उसका 1,5। हमने उसको याद दिलाया, हमने कहा भाई रुक 1,70 फेयर वैल्यू तो लगा दी है, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ एक बल्ली भी है, इसके साथ एक पंचायत भी है इसके अंदर। उसने कहा क्या पंचायत है, मैंने कहा भाई जैसे इसकी लाइफ खत्म होगी आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो अब बताओ कि अब भी वो 1,70 पे करेगा, नहीं वो फौरन रुक जाएगा। वो कहेगा अच्छा ये तो फिर पूरे पैसे तो मैं नहीं दूंगा, मुझे क्या देने पड़ेगा, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए सर, इस फेयर वैल्यू में से ये 20,000 रुपए माइनस कर देने चाहिए। कितने होने चाहिए 1.5 लाख। ऐसा एक मकान खरीद रहे हैं, मकान खरीदने का, मकान की आपने कीमत लगा दी 3 करोड़। उसने कहा सर इस पे 50 लाख रुपए का बिजली का बिल भी है। अब आप खरीदोगे 3 करोड़ का, नहीं आप क्या करोगे, आप उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दोगे। क्यों, घर खरीदने के बाद आपके गले आएगी सर ये बात कि आप पे करो, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो याद रखना अगर किसी एसेट के साथ लायबिलिटीज एसोसिएटेड है तो जब हम उसको बेचने जाते हैं तो सिर्फ एसेट नहीं बेचते, साथ में क्या बेचते हैं। अब बताओ जिस बंदे को मैं कहूंगा जी एक एसेट है इसकी फेयर वैल्यू भले 1,70 है, आप 1.5 लाख दे दें, तो कहेगा इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। मैं कहूंगा इसलिए मेहरबान हो रहा हूं कि 20,000 रुपए इस एसेट के साथ क्या है लायबिलिटी भी है, तो वो आप पे कर देना। इसका मतलब है सर पेपर में जब भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी आपको फेयर वैल्यू में से डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम इंपेयरमेंट अब एसेट की नहीं बल्कि नेट एसेट की चेक करेंगे। किसकी चेक करेंगे, नेट एसेट किसको कहते हैं, एसेट माइनस एसोसिएटेड लायबिलिटीज। मैं कहता हूं भाई ये पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज बिकेगा, पूरे पैकेज की वैल्यू कितनी है 1.5 लाख, खाली एसेट की वैल्यू कितनी है 1,70। तो आइंदा के बाद सर जब भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट को सेल की बात होगी हम क्या माइनस कर दिया करेंगे सर, इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में से क्या माइनस करेंगे। अब एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने सीए फाइनल में डायरेक्ट 1.5 लाख दे दिया। उसने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडिंग लायबिलिटी
इज 150,000। इसका क्या मतलब है, उसने ऑलरेडी इसमें से एडजस्ट कर दिया, 1.5 लाख रुपए की वैल्यू दी है, ऐसा है। तो पहली चीज हमने इम्पेयरमेंट से रिलेटेड क्या सीखी, अगर डिस्पेंडिंग लायबिलिटी होगी हम फेयर वैल्यू में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें एसेट की फेयर वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि नेट एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए। अब बोर्ड पे देखो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप डिस्पेंडिंग लायबिलिटी वाला एसेट बेचते हो अगर आज जाके मार्केट में बेचते हो, तो क्या आपकी बुक्स में से एसेट की कैरिंग अमाउंट ही जाएगी या साथ में प्रोविजन भी चला जाएगा? साथ में प्रोविजन भी जाएगा। तो आइंदा के बाद जब इंपेयरमेंट के लिए मैं कैरिंग अमाउंट निकाल रहा हूँ तो मैं कैरिंग अमाउंट में से क्या माइनस कर दिया करूंगा, प्रोविजन माइनस कर दिया करूंगा। अब बताओ, मैं कहूंगा जी मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, नेट 85 होती है, 95 होती, मैं कहूंगा जी मेरा नेट कैरिंग अमाउंट 85, मेरे नेट एसेट की फेयर वैल्यू 1.5 लाख, ऐसा। तो इसका मतलब है आपने कैरिंग अमाउंट में से भी प्रोविजन माइनस करना है, फेयर वैल्यू में से भी प्रोविजन माइनस करना है, दो जगह से प्रोविजन माइनस हो गया। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है सर, वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज में क्या करोगे, वैल्यू इन यूज में तो कैश फ्लो होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5वें साल के एंड पे क्या दिखा दोगे, डिस्पेंडिंग कॉस्ट की पेमेंट दिखा दोगे। अब वो डिस्पेंडिंग कॉस्ट की जो पेमेंट होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी या अल्टीमेट वैल्यू होगी, अल्टीमेट वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि 5वें साल के एंड में जो पे करोगे वही एडजस्ट करना है। अब बताएं जी, मुझे 3 जगह डिस्पेंडिंग की एडजस्टमेंट करनी है। पहली फेयर वैल्यू, कहां फेयर वैल्यू में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। कैरिंग अमाउंट में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। प्रेजेंट वैल्यू, हाँ प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन डिस्पेंडिंग कॉस्ट जब वैल्यू न्यूज निकाल लोगे तो क्या करोगे, 5वें साल के एंड पे पूरी वैल्यू लोगे। क्या करोगे, मैंने आपको 3 चीजें बताई, दोबारा बता। जब आप एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, पहली चीज जो कैरिंग अमाउंट है, आप एसेट का कैरिंग अमाउंट नहीं लोगे, उसमें से प्रोविजन माइनस करके आप कहोगे जी मैं एसेट नहीं बेच रहा, मैं एसेट के साथ लायबिलिटी भी बेच रहा हूँ, तो मैं दोनों की कैरिंग अमाउंट को क्या कर दूंगा, नेट कर दूंगा। फिर फेयर वैल्यू, मैं कहूंगा मैं एसेट नहीं बेच रहा एसेट के साथ, तो फेयर वैल्यू भी किसकी होनी चाहिए, दोनों की नेट करके। फिर सर जब वैल्यू न्यूज निकालने जाओगे तो वैल्यू न्यूज में आखिरी साल में क्या करोगे, सर डिस्पेंडिंग की जो अमाउंट अल्टीमेटली 32,000 समथिंग जो ऊपर थी वो माइनस करोगे, ऐसा है। अब बताओ, अगर मैं आपको 2-3 सवाल इस पे करा दूं तो ये चीजें जहन में बैठ जाएंगी जी, पूछिए। सेम नहीं, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे, दोनों में, क्योंकि फेयर वैल्यू कब है, आज है, तो लायबिलिटी की वैल्यू भी आज वाली लेनी है। कैरिंग अमाउंट कब है, आज है, तो लायबिलिटी की वैल्यू भी कौन सी लेनी है, आज वाली लेनी है। इस ये वैल्यू न्यूज में 5वें साल में अमाउंट डालनी, तो अमाउंट भी कौन सी डालनी है, आखिरी वाली। ठीक है जी। अब आए जरा कुछ सवाल इस पे करें, ताकि जो हमने अल्फाज सुने हैं ना, ये जब तक नंबर्स में नहीं आएंगे हमें समझ में नहीं आएगा। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्पेंडिंग लायबिलिटी की आपने क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, और उसको क्या करना है, एसेट में ऐड कर देना है और क्या क्रिएट कर देना है, साथ में प्रोविजन क्रिएट कर देना। अभी तक हमने यही सीखा है। इंपेयरमेंट में इसका क्या इंपैक्ट है, 3 इंपैक्ट है। कैरिंग अमाउंट में से भी माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू से भी माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू, और वैल्यू न्यूज में अल्टीमेट अमाउंट माइनस करनी है, वो भी कब, लास्ट ईयर में। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी आ जाएगी। ठीक है जी। सर इन वैल्यू न्यूज डिकमिशनिंग कॉस्ट ईयर पर करेंगे और फिर बाद में डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे तो इवेंचुअली उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, ऐसा। शिफ्ट करनी है ना, क्योंकि एसेट के बगैर लायबिलिटी तो हम अपने पास नहीं रखेंगे ना। ठीक है ना, एक मकान है, उसको अगर मैं बेच रहा हूँ तो बिजली के बिल भी उसी बंदे ने फिर पे करने हैं जिसने मकान खरीदना है। बिल्कुल, जिसको खरीदे, जो खरीदेगा वो साथ में खरीदेगा। अब सुनो, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जितनी चीजें हमने उसमें कवर की है ना अल्फाजों में, वो उसके अंदर एक साथ कवर हो जाएंगी। फिर 4-5 एग्जांपल्स करा दूंगा ताकि आपके जहन में चीज बैठ जाए। वही पहली वाली एग्जांपल में पिक कर रहा हूँ। एसेट की कॉस्ट है कितने की जी, 1 लाख की। गौर तो सुनना मेरे बच्चों, इंस्टॉलेशन थी उसके अंदर कितने की, 20,000 की। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली प्रोविजन की, कितनी पता है, 32,210 डिवाइडेड बाय
1 + 10% रेज़ टू द पावर 5 कितना जी 20,000 निकला ही। हमारे पास एसेट कैपिटलाइज होगा कितने पे 1,40,000 पे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखा। ये तुम कर रहे हो उसको लिखना कहते हैं, नहीं लिखो, बोर्ड पे देखो। बताओ मैंने डे 1 पेंट्री क्या पास की होगी मेरे बच्चों? पीपी डेबिट कितने से 1,40,000। फिर कैश क्रेडिट कितने से 120,000 ऐसा। फिर मेरे पास सर प्रोविजन कितने से, प्रोविजन 20,000 से। पक्का जी? ईयर 0 पे काम हो गया। हम सर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे ईयर 1 पे। बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। ईयर 1 पे मैंने इसको किया डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा। अच्छा मेरे बच्चों, अगर किसी जगह पे भी तुम्हें कोई चीज समझ ना आए और तुमने ना पूछा तो तुम पे लानत है, ठीक है जी। ये तुम्हारा राइट है, सवाल पूछना तुम्हारा राइट है। ये तुम्हारा कमर्शियल राइट भी है, एथिकल राइट भी है। कमर्शियल राइट इसलिए कि तुमने पैसा दिया है, एथिकल राइट इसलिए कि अगर मैं तुम्हें शागिर्द मानता हूं और खुद को उस्ताद मानता हूं तो मेरे ऊपर एथिकली जो है वो ऑब्लिगेशन है कि मैं तुम्हें जवाब दूं, ठीक है जी। और जैसे कल इस बच्चे ने कहा था कि अब्बा मानते हैं, ठीक है जी। तो किसी हरामखोर ने वो वीडियो डाल दी सी स्टार के ऊपर। चलो खैर, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया। पक्का जी? एक एंट्री और पास होगी पहले साल के एंड में, वो क्या है? प्रोविजन को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है? कैसे लेके जाएंगे सर आहिस्ता? सर मेरे पास 20,000 का जो प्रोविजन है, मैं पीएनएल डेबिट करूंगा कितने से 20,000 इंटू 10% इज 2,000 और प्रोविजन क्रेडिट कितने से 2,000। अब यहां रुक जाओ। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इस एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट एट ईयर 1 पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है? सर 1,40,000 था, 28 डेप्रिशिएट हो गया, कितना रह गया 1,12,000। सर कैरिंग अमाउंट 1,12,000 है। प्रोविजन, सर प्रोविजन थी 20 की, बढ़ के कितने पे चली गई 22 पे। तो ये आ गया मेरे पास प्रोविजन कितने से जी 22,000। अब बताएं सर मेरे पास नेट एसेट कितना रह गया? ये नेट एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी। पक्का? अच्छा जी, हमने मार्केट से एक बंदा बुलवाया, हमने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू मालूम करो। उसको हमने पहले बताया ही नहीं कि इसके अंदर डीकमीशनिंग का चक्कर भी है कुछ। उसने एसेट देखा, उसने कहा जी मेरे हिसाब से इस एसेट की वैल्यू बनती है 95,000। ये फेयर वैल्यू किसकी है? ये फेयर वैल्यू किसकी है? एसेट की। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा इसको उखाड़ना भी पड़ेगा। उसने कहा ओ फिर तो लायबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये वैल्यू मैंने कैसे लगाई है? एसेट की लगाई है, यानी उसके साथ कोई डिस्पेंडलिंग ना हो तो इस एसेट की वैल्यू कितनी है 95। मैंने कहा नहीं इसके साथ डिस्पेंडलिंग भी है। उसने कहा जी प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू करंटली कितनी चल रही है? ये माइनस कर दिया, कितना रह गया 73,000। सर ये आ गया नेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पक्का? अब मैंने निकालना वैल्यू इन यूज, और सुनना। ईयर 1 ईयर 2 ये कितने साल लाइफ रह गई है? 5 साल का एसेट था, 1 साल इस्तेमाल भी तो हो गया, कितना रह गया 4 साल। सर 4 साल में मेरे पास इनफ्लोज हैं सर 25,000, 24,000, 20,000 और से 25,000। थोड़े से और बढ़ा देते, इसको कर दो 45, इसको कर दो 44, इसको कर दो 40 और इसको भी कर दो 45। अब मुझे याद है ये नेट इनफ्लोज है, लेकिन एक चीज अभी बाकी है, वो क्या? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कब पे करनी है? 32,210 ऐसा। अब बताएं जी, अगर कोई पूछेगी जी नेट इनफ्लोज, तो मैं कहूंगा 45, 44, 40 और 9,790। अच्छा 12,790। चेक करो यही है नहीं है। दो फिगर्स नेट हो सकती है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है।
अब बताएं इनकी मैं क्या निकालूं, सूद का रेट क्या है 10%, निकाले जरा सर 45,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितना, 1,16,000 टोटल, वाह जी वाह, 1,16,000 यार क्या नाम है तुम्हारे लड़के, अब्दुल समद, तुमने यही बैठना है अंदर की बात, ठीक है, ये जिंदगी आसान करने वाला बच्चा है हमारी। अब बताएं सर हमारे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है जी, नेट एसेट का 90, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है 73, वैल्यू इन यूज कितना है 1,16,000, तो बताएं क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है, क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है। अब बताएं इंदा के बाद कभी भी डिस्मेंटलिंग का चक्कर आएगा तो मैं उसको कैरिंग अमाउंट में से भी माइनस करूंगा, ठीक है जी, मैं उसको फेयर वैल्यू में से भी माइनस करूंगा, और मैं सर डिसमेंटलिंग का अल्टीमेट अमाउंट किस में लूंगा, वैल्यू इन यूज में लूंगा। सर अगर ये पेपर में सवाल में आ गया ना किसी अटेम्प्ट में, तो सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट 5 मार्क्स की होगी कि ये 3 जगह इस बंदे ने ये चीज इनकॉर्पोरेट की या नहीं की। बताएं सर मैंने 22,000 क्यों डाला है, प्रेजेंट वैल्यू क्यों डाली, क्योंकि कैरिंग अमाउंट आज की है, फेयर वैल्यू भी आज की है, वैल्यू इन यूज में पैसे फ्यूचर के हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया अल्टीमेट अमाउंट डाल दी और फिर वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू बन के आगे आ गई, ऐसा है। अब बताओ ये पेपर में कर लोगे, अब सर ये आप कॉपी कर रहे हैं और मैं आपको 2-3 सवाल ऊपर नीचे करवा रहा हूँ, यार ये हकीकत बताओ समझ आया, मुश्किल कॉन्सेप्ट था ये पक्का, कोई ऐसा बच्चा, जी मेरा बच्चा कौन सी वाली, ये इन्फ्लुएंस, ये अज्यूम किया बेटा मैंने, अज्यूम किया, ठीक है, ये पेपर में दिए हुए होंगे इन्फ्लुएंस, ठीक है। और जी बाजीज जी, देखो मुझे फिर एक बात मैं पूछ रहा हूँ, एक एसेट है, अगर मैं ये एसेट बेचूंगा तो लायबिलिटी अपने पास रखूंगा नहीं, ये साथ में जाएगी लायबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक मकान है, उस पर कुछ जो है वो बिजली का बिल है, तो जब हम मकान बेचते हैं उस बंदे को ये भी बता देते हैं कि भाई अब बिजली का बिल भी आपने पे करना है, तो जब वो मुझसे एसेट खरीद रहा होता है तो वो एसेट खरीदता है या एसेट माइनस लायबिलिटी खरीदता है, वो खाली एसेट तो नहीं खरीदता। मैं आपसे कहता हूँ जी एक मकान है 3 करोड़ रुपए का, आपने कहा ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, फिर मैंने आपको बताया कि बाजी इसके अंदर एक मसला है, इसके अंदर 50 लाख रुपए का बिजली का बिल भी है, अब आप 3 करोड़ दोगे मुझे, कभी भी नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आप कहोगे 3 करोड़ तो मकान के पैसे थे ना, ये लायबिलिटी कहाँ से आ गई बीच में, अब मैं पैसे क्या करूंगा, कम दूंगा, तो पैसे कम किए जाते हैं इसलिए कि हम लायबिलिटी का इम्पैक्ट ले लेते हैं उसके, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, एक आपको मैं थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, एक आप बिजनेस खरीद रहे हो, सिर्फ मिसाल के तौर पर एआरटीटी एक बंदा खरीदने आया, उसे सारी चीजों की वैल्यू लगाई, उसने कहा जी आप 3 करोड़ रुपए लें और फारिग हो जाएं, भागे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक मसला है, हमने ना एक लीगल नॉन कंप्लायंस की हुई है और किसी भी टाइम यहाँ पर कोर्ट का एक लेटर आएगा और उसमें जो है वो हमें कई 1 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब बताओ सामने वाली पार्टी 3 करोड़ देगी, नहीं देगी, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि सर इसके साथ एक फसाद भी एसोसिएटेड है। जो बंदा ये एसेट खरीदेगा उसको ये बात पता है कि जी इस एसेट को एंड में क्या करना है, डिसमेंटल करना है, उसमें खर्चा आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड खर्चे का इम्पैक्ट फेयर वैल्यू के अंदर भी लेगा, ऐसा आया नहीं, वो पैसे क्या करेगा, वो कहेगा जी मैं दोनों चीजों के 73,000 देता हूँ, 73,000 आप लो, एसेट भी मेरा और डिसमेंटलिंग की जिम्मेदारी भी मेरी, ये बात समझ आती है। तो आइंदा के बाद सर जब भी हम डिसमेंटलिंग आएगा, इम्पेयरमेंट आज तक नहीं आया, कैफ लेवल पर आज तक इम्पेयरमेंट में डिसमेंटलिंग का इम्पैक्ट नहीं आया, उसकी वजह क्या है, आपकी किताब में नहीं था, अब उसे किताब में डाल दिया एक एग्जाम्पल, और मैं आपको हल्फिया बता, जो बाकी पढ़ाने वाले इस वक्त मार्केट में ना वो देखेंगे भी नहीं, वो पता है देखेंगे कब, जब कोई बच्चा उनको उंगली करेगा, यार ये देख लें ये आ चुका है, ठीक है जी, तो इसको आज से तुम देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरे हिसाब से इम्पेयरमेंट में वो सब चीजें पूछ चुका है, सिर्फ यही चीज ऐसी है जो बाकी है, उससे शायद उसने डाला इसीलिए इसको कोर्स में कि वो पूछे, इस अटैम्प में पूछेगा या अगले अटैम्प में जरूर पूछे, मे बी इसी अटैम्प में पूछ ले। क्या करना है भैया, हमने करना क्या, 3 काम करने हमने, सर हमने एसेट की वैल्यू में से भी माइनस करना है उसको, फेयर वैल्यू में से भी माइनस करना है, और सर जो एक्चुअल अमाउंट है उसको वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में एंड में माइनस करना है, पक्का कर लोगे, बड़े स्टेप आगे। हमारी क्लास कितना बजे तक है, खत्म, यार ये तो पता भी नहीं चलती क्लास तुम्हारी, कर लोगे ना मेरे बच्चों जी।
सब्र करो, मैं आपको ऊपर नीचे सब दिखा देता हूँ। रुक यहां से जी मेरा बच्चा। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर जब हम अपना एसेट बेचेंगे तो हम क्यों बताएं कि इसके साथ ये वाला मामला भी है। वो बंदा भी आके आंखें खोल के देखेगा कि ये जो एसेट जमीन में गाड़ा हुआ है तो ये तो निकालना भी पड़ता होगा। मैं तो तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ यार, ठीक है ना।